वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में इंश्योरेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और हमने इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और इंश्योरेंस का मीनिंग और इंश्योरेंस में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि कौन कौन से सिद्धांत है किसके, इंश्योरेंस के। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा जी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर जी, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक की थी इंश्योरेंस की उसके अंदर। ओके, क्या होता है अटमोस्ट गुड फेथ? मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। मान लीजिए एक पर्सन है, उसे पहले से कोई डिजीज है। ओके, उसे पहले से क्या है, कोई डिजीज है, और उसने क्या किया, उसने इंश्योरेंस पार्टी से उस डिजीज को छुपाया। ओके, उसे नहीं बताया कि मेरा ये डिजीज है और उसने अपना इंश्योरेंस करवा लिया। इन फ्यूचर अगर उस पर्सन की डेथ उसी रीजन से हो जाती है जो उसको डिजीज है, ओके, मान लीजिए उसे क्या था, उसे टीबी की प्रॉब्लम थी। ओके, और इन फ्यूचर उसे टीबी से ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, उस केस में क्या होगा जी, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी उसको पे करने की। इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कुछ भी नहीं देना। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों होगा जी? देखिए, ये क्या कहता है कि इंश्योरेंस हमेशा किस पे होता है, गुड फेथ पे। किस पे होता है, गुड फेथ पे। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो पर्सन है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, मतलब इंश्योर्ड। ओके, इंश्योर्ड और इंश्योरर, इन दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों पार्टीज को अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, सब कुछ पूरी तरह से बताना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल किस पे बेस होता है, अटमोस्ट गुड फेथ पे, एक अच्छे विश्वास पे। ओके, तो इसीलिए अगर आप कुछ छुपाते हैं और बाद में वो चीज पता लगती है, देन आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये हमारा फॉलो होना चाहिए। जो सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो सुनिए पहले। देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि हम जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका हमारे साथ कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। मतलब हमारा उस चीज में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, तीन टाइप के इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस। तीनों को एक एग्जांपल से लेते हैं कि कब कब किस में कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे दो चीज के बारे में बात करेंगे। एक तो क्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम, ओके, और दूसरा क्या जी, कोई अगर हैपनिंग हुई है, कोई घटना हुई है, कोई लॉस हुआ है उस टाइम। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम और एक लॉस हुआ है उस टाइम, दोनों में से किस टाइम हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करें किसकी, लाइफ इंश्योरेंस की। किसकी, लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब उस पर्सन के साथ आपका लिंक, जिसका आप क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो कब तक होना चाहिए जी, वो होना चाहिए ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस। ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस या पॉलिसी। लाइक इसमें एग्जांपल क्या है जी, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है। ओके, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था और बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने इंश्योरेंस करवाया अपनी वाइफ का, हस्बैंड ने, तब तक तो उनका क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, मतलब दोनों का एक क्या था, रिलेशन था। बाद में क्या किया जी, हस्बैंड और वाइफ का क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। ओके, बाद में क्या हुआ, मान लीजिए उनका डाइवोर्स हो गया, तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में आपका जो इंश्योरेंस है वो वॉइड नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया था तब क्या था, उनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। जब इंश्योरेंस हमने करवाया था, जब पॉलिसी ली थी, तब हमारे पास क्या था, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो इसमें क्या होगा, देखिए जी, जब हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम लाइफ इंश्योरेंस में क्या होना जरूरी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। ओके, बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। किसकी, फायर इंश्योरेंस की। अगर हम क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए गोडाउन में स्टॉक पड़ा है और उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं आग लगने का। ओके, अब इसमें क्या चाहिए जी, इसमें दोनों टाइम पे हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब दोनों टाइम हमारा क्या होना चाहिए, उससे कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए उस गुड से। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी, जब हमने पॉलिसी ली, ओके, हमारा गोडाउन में माल पड़ा है, हमने उसकी क्या कर ली, पॉलिसी ले ली, उसका क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा ली। ओके, तो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि गुड्स हमारे हैं। तो एक तो फर्स्ट हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना कब जरूरी है जी, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है जी, देखिए मान लीजिए आपने वो स्टॉक सेल कर दिया, आपने वो गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। ओके, अब क्या है जी, अब वो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस गुड्स में नहीं है,
अब उस गुड्स में क्या है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अब किसी और के हो गया गुड्स। ओके, आप उसके ओनर नहीं रहे, तो अब उसके साथ गुड्स के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर बाद में आपने जिस पर्सन को सेल किए हैं, ओके, और उसके पास वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं या उसका आग लग जाती है उसमें, ओके, उन गुड्स में, तब आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देगी। क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है जी, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एज वेल एज जब आपका लॉस हो रहा है, एज वेल एज अकरेंस ऑफ लॉस या हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जब आग लगी तब भी क्या होना चाहिए, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, मतलब गोडाउन में स्टॉक पड़ा है और आग लग गई, ओके, गोडाउन में पड़े आपने इंश्योरेंस करवाई तभी आपका इंटरेस्ट था, और अब गोडाउन में रखा है स्टॉक तो भी आपका क्या है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो क्या होगा जी, अब इसमें क्या होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी, क्योंकि दोनों टाइम क्या था, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। ओके, तो ये रही किसकी, फायर इंश्योरेंस की बात। अब बात करते हैं लास्ट में मैराइन इंश्योरेंस की। ये मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, मैराइन इंश्योरेंस होता है जो शिप के थ्रू या वाटर के थ्रू कोई भी शिप, बोट या गुड्स जाते हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाना। ओके, मतलब वाटर के रिस्क के लिए जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैराइन इंश्योरेंस। ओके, तो मैराइन इंश्योरेंस के केस में क्या है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना कब जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप गुड्स लेके जा रहे हैं, एक पर्सन है, देखो शिप वाला है, ओके, शिप वाला किसी पर्सन के क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। अब मान लीजिए वो गुड्स, देखिए अब आप उसके ओनर नहीं है, शिप वाला उसका ओनर नहीं है, लेकिन क्या होगा, जिस शिप वाला उसका इंश्योरेंस करवा लेगा गुड्स का, चाहे वो ओनर नहीं है तब भी वो क्या करेगा, उसका इंश्योरेंस करवा लेगा, ताकि जो रास्ते में अगर उससे कोई डैमेज होता है तो उसे वो रिस्क सारा बियर ना करना पड़े। ओके, तो इसमें क्या होता है जी, मैराइन इंश्योरेंस में, वाटर इंश्योरेंस में ओनली जब लॉस हुआ, जब क्या हुआ, लॉस हुआ, जब गुड्स मान लीजिए पानी में डूब गए या फिर किसी ने लूट लिए, ओके, तो क्या होगा जी, उस टाइम पे हमारा उस गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी, जब हमारे पास गुड्स की हमने पॉलिसी ली है तब, पॉलिसी कोई भी ले सकता है, लेकिन हमारा कब इंटरेस्ट होना जरूरी है जी, जब लॉस हो रहा है उस टाइम हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है उस चीज में, तभी हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 केस, लाइफ, फायर और मैराइन इंश्योरेंस में कब कब हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, लाइफ के केस में क्या है, लाइफ के केस में ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जी जब पॉलिसी ले रहे हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। फायर में क्या है जी, आपका जब पॉलिसी ले रहे हो तब भी इंटरेस्ट होना जरूरी है, और जब लॉस हुआ तब भी उसके गुड्स के साथ क्या है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। ओके, और मैराइन इंश्योरेंस में क्या है जी, मैराइन इंश्योरेंस में ओनली लॉस के टाइम, जब वो गुड्स का लॉस हुआ तब आपको क्या है जी, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। ओके, तो ये था हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है वो सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, इंडेमनिटी में क्या कहते हैं कि ओनली आपको उतना अमाउंट ही मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से जितना आपका लॉस हुआ है, ओनली आपको उतना अमाउंट ही मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से जितना आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, उससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या है जी, आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। कैसे, पहले वो सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में, मतलब किसी पर्सन की लाइफ के केस में हम लॉस का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने अमाउंट का लॉस होगा। ओके, लेकिन बाकी सब इंश्योरेंस में हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितना लॉस होगा। ओके, बाकी सब में क्या होता है, हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना लॉस हुआ होगा। मान लीजिए कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया या बाइक का हो गया, तो हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में एस्टिमेट नहीं लग सकता। फर्स्ट थिंग ये। अब क्या बात करते हैं, देखिए ओनली एक्चुअल कंपनसेशन ही देनी है, मतलब जो एक्चुअल में लॉस हुआ वही पे होगा और उससे ज्यादा पे नहीं होगा। एग्जांपल अभी देता हूं इसका, वो सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक बाइक है, उसका 50,000 का इंश्योरेंस हो गया है। एक बाइक थी, उसके 50,000 अमाउंट का क्या हो गया है, इंश्योरेंस हो गया है। ओके, अब वो बाइक क्या हो गई, बाइक एक्सीडेंट से मेट हो गई। ओके, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में क्या हुआ, एक्सीडेंट में उसमें 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, जी 30,000 का अगर लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने पे करेगी जी, ओनली 30,000। कितने, ओनली 30,000।
क्योंकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी 50 की, लेकिन लॉस एक्चुअल में कितना हुआ 30 का। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने के लिए लायबल है? ओनली 30,000 के लॉस के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स इसी का एक अपोजिट केस करते हैं कि आपने क्या किया, आपने 30,000 का क्या ले रखा था? इंश्योरेंस। 30,000 में क्या था? आपकी बाइक का इंश्योरेंस था। ओके, बाइक में आग लग गई पूरी और लॉस कितने का हो गया? 50,000 का। आग लग गई और लॉस कितने का हो गया? 50,000 का। तो स्टूडेंट्स इस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको ओनली 30,000 पे करेगी। ओनली कितने पे करेगी? 30,000। क्यों? ये आपकी पॉलिसी ही 30,000 की थी, तो 50,000 का लॉस वो बियर नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता क्या है? देखिए, या तो आपका लॉस का अमाउंट या फिर आपका इंश्योरेंस का अमाउंट, या तो आपका लॉस का अमाउंट या इंश्योरेंस का अमाउंट, जो दोनों में से क्या हो, कम हो, वही आपको एज अ कंपनसेशन मिलेगा। ओके, आई थिंक स्टूडेंट एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया है। ओके, आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रिंसिपल पे वो क्या है? फोर्थ हमारा प्रिंसिपल कौन सा है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। अब प्रिंसिपल ऑफ वारंटी क्या होता है वो देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, आपका इंश्योरेंस तभी वैलिड होगा अगर इंश्योर्ड मतलब जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, ओके, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है ओनली तब। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी? जी, जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जो आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो और आपको उसको फॉलो करते हुए लॉस हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी? कंपनसेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, दो टाइप की वारंटी होती है, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक होती है एक्सप्रेस, एक होती है इम्प्लाइड। देखिए, एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है? जी, एक्सप्रेस वारंटी होती है जो आपको एक्सप्रेस की जाती है। एक्सप्रेस मींस बताई जाती है। क्या होता है? जो आपको बताई जाती है। ओके, मतलब आपको वर्बली बताएंगे या फिर वो सारी कंडीशंस आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होगी प्रॉपरली, जिस पे आप क्या करोगे? साइन करोगे। ओके, तो वो कौन सी है जी? वो है एक्सप्रेस वारंटी। अगर आपने उसमें से कोई भी कंडीशन का ब्रीच किया, अगर आपने कोई भी कंडीशन आपने ब्रेक की उसमें से, ओके, देन आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी। एंड इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है वो सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, इम्प्लाइड का मतलब है कि ये आपकी एक्सप्रेस नहीं है, ये आपकी कंडीशंस लिखी नहीं हुई उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन ये क्या होती है? ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई होती है, मतलब अपने आप ही उस पर अप्लाई होती है, लागू होती है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक ट्रक है, ट्रक ने गुड्स को लेके जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ओके, बहुत दूर है मान लीजिए सेकंड प्लेस। तो क्या हुआ? दो रास्ते हैं मान लीजिए उसके। ओके, ट्रक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स लेके जाने हैं और दो रास्ते हैं। ओके, देयर आर टू वेज। मान लीजिए फर्स्ट वे ऐसा है जहां पे नॉर्मल सारे ट्रक जाते हैं। ओके, फर्स्ट वे कैसा है? जहां पे नॉर्मल सारे ट्रक जाते हैं, लेकिन वो रूट थोड़ा लंबा है। लेकिन वो रूट क्या है? थोड़ा लंबा पड़ता है। ओके, एंड जो सेकंड रूट है, उस सेकंड रूट में क्या है? जो सेकंड रूट थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन वहां पर रॉबर्स होते हैं। कौन होते हैं? रॉबर्स, मतलब लुटेरे होते हैं। ओके, और वहां पे गुड्स लूटने का डर ज्यादा है। अब आपने क्या किया? देखिए, अब हर कोई जाता है फर्स्ट रूट से, लेकिन आपने शॉर्टकट के लिए सेकंड रूट फॉलो कर लिया। कौन सा? सेकंड रूट फॉलो कर लिया, और आपके गुड्स हो गए चोरी। तो स्टूडेंट, यहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बताएगी कि आपने कौन सा रूट फॉलो करना था। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो रहा होगा कि आपको फर्स्ट रूट ही फॉलो करना है या फिर नॉर्मल रूट ही फॉलो करना है। अगर आप जान के रिस्क लोगे, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। ओके, ऐसे ही शिप के केस में क्या होता है? मान लीजिए शिप के दो रूट हैं। एक रूट ऐसा है जहां पर लहरें बहुत ज्यादा आती है, ओके, और बहुत ज्यादा डर होता है रॉबरी, लहरों का या इन सब चीजों का। तो अगर आप उस रूट से जा रहे हो तो आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी पे करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी कह देगी कि आपको वो रूट फॉलो करना था जो सारे फॉलो करते हैं। ओके, तो ये कौन सी होती है? इंप्लाइड वारंटी, मतलब जो ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पे इंप्लाई होती है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं होती, बताई नहीं जाती या उसमें लिखी हुई नहीं होती। ओके, तो ये तो क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ही क्या है? सहयोग। ओके, सहयोग कैसे? वो सुनिए स्टूडेंट्स। यहां पर क्या है? अगर एक पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है अपनी प्रॉपर्टी का या फिर किसी भी गुड्स का एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से, एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से, मान लीजिए दो कंपनी है, ठीक है, एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है।
ये दो कंपनी है जो कि क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। ओके, एक पर्सन ने क्या किया कि एच कंपनी से 5 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया प्रॉपर्टी का, और वाई कंपनी से करवा लिया कितने का, 8 लाख का। ओके, एक पर्सन ने एक कंपनी से इंश्योरेंस ना करवा के एक से ज्यादा कंपनी से क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। अब लॉस में क्या होगा, मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी जल गई, मान लीजिए प्रॉपर्टी क्या हुई, जल गई, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें आग लग गई और उससे लॉस हुआ 4 लाख का। कितने का, 4 लाख का। यहां लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए उसे 4 लाख का लॉस हुआ। तो जो 4 लाख का लॉस दोनों कंपनी पूरा 4-4 लाख नहीं देगी, दोनों कंपनी लॉस बियर करेगी, लेकिन अपने रेशियो में, जिस रेशियो में उसने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है दोनों कंपनी से। अब उसको डबल बेनिफिट नहीं होगा। यहां पर ध्यान रखना, अगर उसे 4 लाख का लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स कंपनी भी उसे 4 लाख दे दे और वाई कंपनी भी उसे 4 लाख दे दे। दोनों कंपनी लॉस तो बियर करेगी, लेकिन मिलकर कितना, 4 लाख रुपए। कौन सी रेशियो में, देखिए जी रेशियो क्या बनती है, रेशियो बनती है 5:8। आप 0-0 काटो तो क्या रेशियो क्या बन गई, 5:8 में। 5:8 का मतलब क्या है जी, इसका 5 बाय टोटल 5 + 8 13 एक्स कंपनी देगी, और इसका 8 बाय टोटल मतलब 13 कौन देगी, वाई कंपनी। तो मतलब इसका क्या हुआ जी, जितना लॉस होगा वो क्या होगा जी, जितना हमने इंश्योरेंस करवा रखा है उसके रेशियो में हमें क्या होगा, वो लॉस मिलेगा। ओके, मान लीजिए 3 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, ए बी सी से, ए से 2 लाख का, बी से 4 लाख का, सी से 6 लाख का। ओके, ए से 2 लाख, बी से 4 लाख, सी से 6 लाख। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा वो देखते हैं, देखिए लिख देता हूं ताकि आपको यहां से देखने में क्लियर हो जाए। ए लिमिटेड से हमने करवा रखा है 2 लाख का, बी से करवा रखा है 4 लाख का, और सी से करवा रखा है 6 लाख का। हमने ये इंश्योरेंस करवा रखे हैं अपनी प्रॉपर्टी के। ये प्रॉपर्टी में क्या हो गया, प्रॉपर्टी में लॉस हो गया कितने का, 6 लाख का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। ओके, ड्यू टू फायर या एनी कॉज या कुछ भी हो तो आपको क्या हो गया, वो लॉस हो गया। ओके, अब जो आपको लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी कैसे पे करेगी जी, जितना जितना आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसका रेशियो, 2 लाख रेशियो 4 लाख रेशियो 6 लाख, 0 से 0 कट गई, 1:2:3। तो इस रेशियो में क्या करेगी वो कंपनी, आपको लॉस देगी कितने का, 6 लाख का। मतलब 6 लाख का आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट कंपनी के लिए 1 बाय टोटल मतलब 6, तो मतलब 1 लाख पहली कंपनी देगी, ऐसे ही 2/6 कर दोगे तो 2 लाख अगली, और 3/6 कर दोगे तो 3 लाख थर्ड कंपनी। तो ए कंपनी देगी 1 लाख, बी कंपनी देगी 2 लाख, और सी कंपनी कितना पे करेगी, 3 लाख। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें सारी कंपनी क्या करती है, जितने भी आपने इंश्योरेंस ले रखे हैं, जितने भी कंपनी से, सारे मिलकर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, सहयोग करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या है जी, ये देखिए, सबरोगेशन का मतलब है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है जी, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर्टी के केस के लॉस में, पहली बात ये टर्म्स एंड कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, प्रॉपर्टी के केस में, अगर आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई या ऐसा कुछ हो गया। ओके, अगर आपकी प्रॉपर्टी में क्या हुई, आग लग गई, तो क्या होगा जी, देखिए मान लीजिए एक हाउस था, उसमें वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 6 लाख का लॉस हो गया। ओके, 6 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया, और वो हाउस क्या था, फुल्ली इंश्योर्ड था। क्या था, फुल्ली इंश्योर्ड। तो जी क्या होगा, देखिए मान लीजिए आग लग गई, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको तो पे कर देगी लॉस के लिए, लेकिन सारा का सारा प्रॉपर्टी का बचा हुआ जो भी मटेरियल है, अगर कुछ भी मान लो बच गया आग लगने से, या कुछ भी ऐसा है जो सेल हो सकता है उसमें से, तो वो सारा क्या होगा, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, आपका नहीं होगा। इसका मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस क्लेम पे कर दिया, तो जितने भी राइट्स है रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स, सारे अधिकार किसके किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। ओके, तो देखिए यही था हमारा क्या, कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपनसेट करती है किसको, इंश्योर्ड को, किसी लॉस के लिए प्रॉपर्टी के, तो क्या होगा कि जितने भी राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के, वो सारे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे विद द नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो मतलब क्या है कि हमें लॉस के लिए कितना मिलेगा, ओनली 6 लाख। बाकी प्रॉपर्टी में अगर कुछ भी बच गया, कुछ भी वेस्ट बच गया जो सेल हो सकता है, वो हमारा नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का है, हम उसे सेल नहीं कर सकते। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। जी नेक्स्ट क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस, या इसे हम कह सकते हैं कि ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, मतलब लॉस को कम करने की ट्राई करो।
जिसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक जगह आग लग रही है आपकी कार में, ठीक है, तो आप ये वेट मत करो जी मेरी तो कार का इंश्योरेंस है, कोई बात नहीं, पूरी आग लगने तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे कर देगी। आप जल्दी से जल्दी क्या करो, उस लॉस को कम करने की ट्राई करो। ओके, जितना आप उसको बचा सकते हो उतना ट्राई करो। अदरवाइज क्या होगा जी, अगर आप जान के ऐसा करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम नहीं देगी। मतलब हमारा क्या होता है, देखिए एट फर्स्ट गुड फेथ में हमारा रिलेशन होता है, मतलब हमारे बीच में एक अच्छा विश्वास होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अचानक से उस लॉस को जितना कम हो सके उतना कम करने की ट्राई करनी चाहिए अपने पास से। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मींस ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, जितना कम लॉस कर सको उतना करो। लास्ट क्या है जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्लॉज। प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या है वो सुनिए। देखिए प्रॉक्सिमेट का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब नियरेस्ट क्लॉज, टू फाइंड आउट द नियरेस्ट कॉज। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस करवाया और उसके अंदर जो जो चीजें लिखी थी, जो जो चीजें मेंशन थी कि इन वजह से अगर लॉस हुआ तो आपको मिलेगा, इन रीजन से क्या हुआ, अगर लॉस हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। मान लीजिए कोई एसेट तरह से लॉस हो गया जो कि उसमें मेंशन नहीं था, कोई ऐसे रीजन की वजह से लॉस हो गया जो कि उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था। मान लीजिए आपके गुड्स क्या हुए जी, ऐसी तरह से गुड्स का लॉस हो गया जो कि उसमें रीजन मेंशन नहीं था। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी जी, उसका नियरेस्ट कॉज ढूंढेगी कि किस कंडीशन में वो आ सकता है। ओके, मतलब उसका नियरेस्ट रीजन ढूंढेगी किसमें से, जो ऑलरेडी आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में रीजन लिखे हुए हैं। मान लीजिए 3 रीजन है, ओके, मान लीजिए 3 रीजन है, 1 2 3। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मान लीजिए इसमें से कोई रीजन नहीं है आपके गुड्स के जलने का या फिर गुड्स के डिस्ट्रॉय होने का, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी इनमें से ट्राई करेगी कि इनमें से नियरेस्ट कॉज कौन सा हो सकता है, कौन सा रीजन सबसे क्लोज हो सकता है। मान लीजिए उनको लगा कि सेकंड रीजन इसके आसपास जा रहा है। ओके, सेकंड रीजन जो डैमेज हुआ, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, वो इसके आसपास जा रहा है। तो क्या होगा जी, आपको इस रीजन के बेस पे, सेकंड रीजन के बेस पे क्या होगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। तो ये था क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब टू फाइंड आउट द नियरेस्ट कॉज इफ द कॉज इज नॉट मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। नियरेस्ट कॉज ढूंढना अगर आपका वो रीजन मेंशन नहीं है किसमें, इंश्योरेंस पॉलिसी में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।